एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2025 के लिए और इसी क्रम में है ये हमारा आज डे 24। डे 23 में भी हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लास्ट जो ख़त्म किया था टॉपिक वो था स्टॉक वेरिफिकेशन। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लाइब्रेरी मैनेजमेंट के क्रम में ही आगे बढ़ते हुए हम अभी पढ़ेंगे वीडिंग आउट। ठीक है, तो लिखिएगा वीडिंग आउट। वीडिंग आउट का अर्थ होता है पुस्तकों की विदाई। वीडिंग आउट या राइट ऑफ, दोनों एक ही बात है। वीडिंग आउट या राइट ऑफ, पुस्तकों की विदाई। देखिए वीडिंग आउट क्या होता है। जब हम स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी किताबें हमें नहीं मिलती है, या बहुत सारी किताबें जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उन किताबों को छांट देते हैं और उसे लाइब्रेरी से विदा मतलब कि शेल्फ से फिर उसको हटा देते हैं। एक्सेशन रजिस्टर से उसका नाम हम काट देते हैं और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वीडिंग आउट। यानी कि जो भी अब यूज़ करने लायक पुस्तकें नहीं है उसको एक्सेशन रजिस्टर से उसको हटा देना, उस किताब को हम उसको कहते हैं वीडिंग आउट। ठीक है, जो उपयोग लायक नहीं है या जो किताब नहीं मिली है। उसके बाद है सूचना स्रोतों की सुरक्षा। जितना एक्विजिशन ज़रूरी है, टेक्निकल चीज़ें जो होती है, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, जितनी ज़रूरत उसको है पुस्तकालय को, उतनी ही ज़रूरत सूचना स्रोतों की सुरक्षा की भी है कि सूचना स्रोत की सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा किन चीज़ों से होनी चाहिए? पुस्तक में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है? दीमक लग सकता है, या फिर फफूंदी लग सकती है, नमी के कारण पुस्तकें खराब हो सकती है अगर उचित तापमान नहीं हो, उचित नमी की व्यवस्था नहीं हो। तो इन सब चीज़ों से क्या करना चाहिए? पुस्तकों को बचाना चाहिए। और इसके लिए हम क्या क्या प्रक्रिया करते हैं ये देखिए। सूचना स्रोतों की सुरक्षा का क्या अर्थ है? पाठ्य सामग्री के रखरखाव एवं संरक्षण। रखरखाव एवं संरक्षण। ठीक है, और यह एक भौतिक कार्य है। भौतिक कार्य का अर्थ है कि जो हमें दिख रहा है आंखों से, भौतिक कार्य। आवश्यकता भौतिक कार्य है। पुस्तकों की नियमित रूप से साफ सफाई धूल नमी कीड़े मकोड़े फफूंदी से बचाना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा आप इसका फटाफट से। पुस्तकों को किन से नियमित रूप से साफ सफाई करनी चाहिए और धूल नमी कीड़े मकोड़े फफूंदी से बचाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों पर से धूल कैसे हटाना चाहिए? तो वैक्यूम क्लीनर की मदद से पुस्तकों पर से धूल हटाना चाहिए। वैक्यूम क्लीनर की मदद से पुस्तकों से धूल हटाना चाहिए। पुस्तकों को धूल से बचाने हेतु वैक्यूम क्लीनर उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी है
कि जब हम भवन निर्माण करते हैं ना, तो भवन निर्माण को ऐसी योजना के अनुसार करना चाहिए जिससे कि उसमें धूल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आ पाए, नमी, उचित नमी रहे, उचित वातावरण मिले पुस्तक को। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भवन निर्माण योजना अनुसार करना चाहिए। तो ये भी लिख देती हूँ, भवन निर्माण योजनानुसार करना चाहिए, योजनानुसार करना चाहिए। ताकि उसमें ना तो नमी पहुंच सके, उसमें ना तो नमी पहुंच सके, ना अत्यधिक रोशनी हो, ना अत्यधिक अंधेरा हो, ना अधिक रोशनी हो, ना ही अधिक अंधेरा हो, ना ही अधिक अंधेरा हो। ठीक है, क्योंकि गर्म वायु एवं धूल पुस्तकों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, पुस्तकों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, भवन निर्माण ऐसे, हमें भवन ऐसा निर्माण करना चाहिए, भवन निर्माण के समय ऐसी योजना बनानी चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं पहुंच सके, ना अधिक सनलाइट पहुंचे, ना ही बहुत अधिक अंधेरा हो। क्योंकि जो धूल और वायु और गर्म वायु और धूल जो होते हैं, गर्म वायु और धूल, वो सबसे अधिक पुस्तकों को क्षति पहुंचाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों की सुरक्षा के लिए क्या तापमान है उचित, वो देख लेते हैं। पुस्तकों की सुरक्षा के लिए पुस्तकों की सुरक्षा के लिए 65 से 75 तक का, 75 फ़ारेनहाइट तक, फ़ारेनहाइट एक तापमान को मापने की इकाई है। जैसे हम सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, वैसे ही हम फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं तापमान को। ठीक है, फ़ारेनहाइट का तापमान, फ़ारेनहाइट तापमान एवं 40 से 45% नमी होनी चाहिए, 40 से 45% नमी होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे उचित क्या होगा, आप ऐसे इतना एकदम एक्यूरेट आप कैसे लाओगे? तो क्या करना चाहिए? एयर कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिए। इस हेतु एयर कंडीशनर का एसी का प्रयोग करना चाहिए, वातानुकूलित वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है, प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ना कि बड़े बड़े पुस्तकालय में तो ये ऐसा हो जाता है यूज़ कि एयर कंडीशनर लगे, लेकिन छोटे पुस्तकालय में ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो उसमें यही है कि भवन निर्माण ही इस प्रकार से हो कि कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल होती रहे। खिड़कियों में जाली का, छोटे पुस्तकालय में क्या कर सकते हैं, खिड़कियों में जाली का प्रयोग कर सकते हैं ताकि थोड़ा धूल और कीड़े मकोड़े आदि कम आए। कीड़े मकोड़े से होने वाली क्षति, कीड़े मकोड़े से
किताबें हैं जहाँ पे एक जगह, वहाँ दीमक ऑब्वियस सी बात है कि लगेंगे, तो उससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वही हम आगे देख रहे हैं कि कीड़े मकोड़े से होने वाली क्षति, के लिए पुस्तकालयों की नियमित सफाई, होनी चाहिए, किंतु कुछ विशेष कीड़ों जैसे दीमक, रजत कृमि, फफूंदी आदि का आक्रमण हो, तो कीटनाशी का छिड़काव करवाना चाहिए। छिड़काव करवाना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ बताती हूँ। मैं जब भी अपने लाइब्रेरी में बहुत दिन तक रखी हुई पुस्तकों को जाती हूँ छूने के लिए, तो वो पूरा मेरा फेस, हैंड वगैरह इचिंग होने लगता है, इसी कारण से, क्योंकि कीटनाशी में कहीं ना कहीं वो जो फफूंदी वगैरह होती है, दीमक, रजतकर्मी या कीटनाशी, उस सबसे एलर्जी किसी किसी को होता है, तो कीटनाशी का छिड़काव करवाना चाहिए। पहले मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्यों हो रहा है शुरुआत में, फिर बाद में पता चला कि अच्छा इस रीज़न से होता है। कीड़े मकोड़े से होने वाली क्षति के लिए पुस्तकालयों की नियमित सफाई होनी चाहिए, किंतु कुछ विशेष कीड़ों जैसे दीमक, रजतकृमि, फफूंदी आदि से का आक्रमण हो तो क्या करना चाहिए, कीटनाशी का छिड़काव करवाना चाहिए। ठीक है। और दीमक वगैरह से बचाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है, आजकल तो आप लोग घर में भी देखते होंगे कि दीमक विरोधी फर्नीचर होता है, पेंट भी जिस पे मकड़ी के जाले वगैरह नहीं लगे, ऐसे घर में भी लोग करवाते हैं। तो उन सब तरह की चीज़ें लाइब्रेरी में भी यूज़ की जाती हैं भवन निर्माण के समय ही। ठीक है। सर्वोत्तम उपाय है कि पुस्तकालय भवन निर्माण करते समय ही पुस्तकालय भवन निर्माण करते समय ही गहरा गड्ढा खोदकर भूमि की नींव को काफी गहरा कर मिट्टी में जिंक फ्लोराइड केमिकल है, ये एक जिंक और फ्लोरीन के मिक्सचर से बना हुआ जिंक फ्लोराइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण मिला देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करना चाहिए, तो जब हम अपना वो बना ही रहे हैं, जब हम भवन बना रहे हैं उसका, तो मिट्टी में क्या करना चाहिए, गहरा गड्ढा खोदना चाहिए और उसमें जिंक फ्लोराइड और CuSO4 कॉपर सल्फेट का मिश्रण मिला देना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट तब तक लीजिए और पीछे का पेजेस रिवाइज करिए जब तक मैं इसे रिफिल कर रही हूँ मार्कर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा कि कैसे दीमक वगैरह से बचाना चाहिए पुस्तकों को। आगे बढ़ते हैं जिल्द साजी। जो पुस्तक पे जिल्द साजी जो होती है वो भी पुस्तक को बचाने के ही उपाय हैं। पुस्तकालय जिल्द बंदी। पुस्तकालय जिल्द बंदी जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग। बाइंडिंग आप देखते होंगे, बुक बाइंड करवाते होंगे आप लोग भी, या बाइंडेड बुक ही आती है, बाइंडिंग। पुस्तक का अधिकतम उपयोग होता है। पहला लॉ क्या है? पुस्तक के उपयोगार्थ है। थर्ड लॉ क्या है? कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। इसका क्या मतलब है? कि पुस्तक के बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाली है, और ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा यूज़ होगी तो ज़्यादा फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके मरम्मत का भी कार्य करें। तो लाइब्रेरियन को ये जिल्द साजी, जिल्द बंदी का भी काम आना चाहिए कि अगर आपको दिखे कि थोड़ा सा ये फटा वटा है तो आप उसको रिपेयर कर सको, जो लोग बचपन में करते थे। ठीक है। जिल्द बंदी एक तकनीकी प्रक्रिया है। जिल्द बंदी एक बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरीज में तो हर मंथ वगैरह में आ जाते हैं जिल्द साजी के लिए, जिल्द बंदी के लिए। लेकिन अगर कोई छोटा लाइब्रेरी है, पुस्तकें भी इतनी मोटी मोटी नहीं है, तो कर्मचारी भी उसकी जिल्द बंदी कर सकता है। जिल्द बंदी एक तकनीकी प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आप लाइब्रेरी साइंस, आप बहुत सारे लोग लाइब्रेरी साइंस कर लेते हैं बट उनको पुस्तकों से प्रेम नहीं होता है, बुक्स से, तो फिर वो इन सब चीज़ों में हाथ नहीं लगाएंगे कभी भी। वो सैलरी उठाएंगे, बस जैसे तैसे काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पुस्तकों से प्यार होता है, वो नहीं देख सकते हैं कि पेपर ऐसे ही खुला हुआ रखा हुआ है या पुस्तक इधर फेंकी हुई है, ऐसे मुड़ी हुई है, वो ओसीडी क्लिक हो जाता है उनका। तो उन लोगों के, वो लोग बिना बोले भी, बिना कहे भी, वो जिल्दबंदी वगैरह की जो प्रक्रिया होती है वो करते हैं। एक पुस्तक लाइब्रेरी होने के नाते में पुस्तकों से प्यार होना चाहिए। जिल्दबंदी एक तकनीकी प्रक्रिया है। एक तकनीकी प्रक्रिया है, ठीक है। इसके लिए बहुत कुशलता की आवश्यकता होती है। इसमें 8 चरण है। इसके 8 चरण है, लिखिएगा। सबसे फर्स्ट है एकत्रीकरण। एकत्रीकरण, ठीक है, यानी कि एक जगह पेजेस को इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। फिर है सिलाई। फिर है सिलाई, ये टेक्निकल प्रक्रिया है, को सीखने की ज़रूरत होती है। छोटा मोटा मरम्मत तो लोग खुद भी कर देते हैं। फिर है आवरण। आवरण बोलते हैं कवर को, जो हम लोग ऊपर से कवर चढ़ाते हैं, आवरण। लेकिन पुस्तकालय वाले में ये पेपर वाला जिल्द नहीं लगाना होता है, फिर पता ही नहीं चलेगी ना कौन सी पुस्तक है, ठीक है। आवरण, वो जो फर्स्ट उनका जो मतलब जो टाइटल वाला पेज होता है उसी तरीके का बाइंडिंग होता है उसमें। या फिर अगर ऐसी बाइंडिंग, अगर कोई दूसरी तरह की बाइंडिंग हम करवाते भी हैं तो हम क्या करते हैं, पेपर वगैरह चिपका के उसका पूरा वॉल्यूम, टाइटल वगैरह उस पर हम लिख देते हैं। आवरण, जोड़ना, जोड़ते हैं सारी चीज़ों को हम। फिर अत्यपृष्ठ और शीर्ष पट्टी। अत्यपृष्ठ व शीर्ष पट्टी, जो लोग साइड से लगाते हैं, ऐसे मान लीजिए कि ये कोई पुस्तक है तो देखते होंगे इस साइड से जो ऐसे ऐसे लगी हुई होती है शीर्ष पट्टी। कोरे रंगना, खोखली पीठ,
खोखली पीठ और अंतिम है परिष्करण। ठीक है, परिष्करण। ये 8 इसके चरण हैं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट्स आप ले लीजिए फटाफट से 8 चरण के। फिर हम देखें कितने प्रकार के जिल्द होते हैं। जिल्द के हम लोग प्रकार देखेंगे। जिल्द प्रकार, ठीक है, जिल्द के प्रकार। पहला होता है पूर्ण चर्म जिल्द। पूर्ण चर्म जिल्द। अगर आप किसी बड़ी लाइब्रेरी में गए होंगे या कोर्ट वगैरह की लाइब्रेरी में, तो आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिश टाइम की जो पुस्तकें हैं उसमें पूरा का पूरा किसका था, लेदर की जिल्द होती थी, सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पूर्ण चर्म जिल्द। यानी कि मान लीजिए ये कोई किताब है, इसके दोनों तरफ पूरा चमड़ा है, इसका जो ये पीठ है इस पे भी चमड़े से ही बाइंडिंग की हुई है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण चर्म जिल्द। ठीक है, ये सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन चूंकि लेदर बहुत महंगा है, अगर अच्छे क्वालिटी का लेदर हो तो, इसलिए ये बहुत महंगा पड़ता है, तो हम लोग अपने बजट के अनुसार भी करवाते हैं। दूसरा है अर्ध चर्म जिल्द। अर्ध चर्म जिल्द, इसमें क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पुस्तक है, तो इसमें क्या होगा ना कि ये वाला पार्ट है, ये मोटा गत्ता यूज़ करेंगे, लेकिन जो ये पीठ है ना इसका, ये साइड वाला जो होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये इस पे हम क्या करते हैं कि चमड़े की जिल्द लगाते हैं। ठीक है, ये भी टिकाऊ होता है इस साइड चमड़ा का लगने पे, क्योंकि बार बार पुस्तक खुलती ऐसे है, अगर कोई पुस्तक ऐसे खुल रही है तो इसकी क्षति होने का, सिलाई टूटने का ज़्यादा संभावना होता है। तो यहाँ पे क्या किया, चमड़ा लगा दिया, यहाँ पे इधर गत्ता है, तो इसको हम कहते हैं अर्ध चर्म जिल्द। ठीक है, फिर है पूर्ण वस्त्र जिल्द। पूर्ण वस्त्र जिल्द, बहुत सारी किताबें आपने देखी होगी कि ऊपर से जो है वो कपड़े का एकदम रेड कलर का, कभी कभी आप देखते होंगे गत्ता है, उसके ऊपर से रेड कलर का कपड़ा पूरा का पूरा चिपकाया रहता है, उसको हम कहते हैं पूर्ण वस्त्र जिल्द। यानी कि फिर चमड़े की तरह ही वो पूरा का पूरा चमड़े के स्थान पे वस्त्र का प्रयोग किया गया रहेगा, तो उसको पूर्ण वस्त्र जिल्द बोलते हैं। फिर इसी में अर्ध वस्त्र जिल्द। अर्ध वस्त्र जिल्द सेम वही है कि यहाँ पे वस्त्र दे दिया, इधर गत्ते का यूज कर दिया, तो उसको हम कहते हैं अर्ध वस्त्र जिल्द। ठीक है, कठोर जिल्द, जिसको हम लोग हार्ड बॉन्ड बोलते हैं, कठोर जिल्द। जब आप पुस्तक कभी कभी अमेजन वगैरह से खरीदते होंगे तो ऑप्शन देता होगा हार्ड बॉन्ड और पेपर बैक, तो ये वही हार्ड बॉन्ड है, कठोर जिल्द, हार्ड बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पूरी तरीके से कागज का प्रयोग किया जाता है, और ये जो गत्ता होता है, ये जो ऊपर का जो ये होगा ना, ये गत्ता होगा, यानी कि मोटा होगा। आप ऑक्सफोर्ड वगैरह के जो बुक्स वगैरह लेंगे ना, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वो एकदम मोटा सा गत्ता होता है, जिसको हम लोग हार्ड बॉन्ड बोलते हैं। बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है ये भी, और सुविधाजनक भी होता है यूज़ करना। उसके बाद है कागज़ जिल्द, जिसको हम कहते हैं पेपर बैक। ये सबसे बहुत सस्ता होता है पेपर बैक। आप अगर कभी अपना बुक भी पब्लिश करवाओगे ना, तो आपको पब्लिशर ऑप्शन देगा कि आप किस तरह का ये कवर रखना चाहते हैं। तो जब आप पेपर बैक अगर आप रखते हैं ना, तो वो क्या होता है, सस्ता होता है ज़्यादा। नॉवेल वगैरह भी आपको देखते होंगे, पेपर बैक है या हार्ड बॉन्ड है, इस तरह से भी आती हैं। पेपर बैक कवर इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे ये पेपर बैक कवर है, एकदम पतली सी है, इसको हम लोग, जैसे हम लोग की जो बुक्स आती है एनसीईआरटी वगैरह की जो किताब आती है, वो सब पेपर बैक होती हैं, एकदम पतली सी। फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक जिल्द। ये पूरा प्लास्टिक का जिल्द होता है, या प्लास्टिक का गत्ता होता है, प्लास्टिक जिल्द। ठीक है, तो 8 प्रकार के क्या थे, जिल्द का 8 प्रकार था, जो भी हमने देखा 8 प्रकार के जिल्द। ठीक है,
स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। जिल्द के प्रकार हैं ये सारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। ये पुस्तकों के रख रखाव से मरम्मत से संबंधित ये था जिल्द के प्रकार। ठीक है, फिर हम चलते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रतिवेदन, रिपोर्ट। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग प्रतिवेदन का क्या उद्देश्य होता है कि कोई भी फला काम अगर किसी को दिया गया है, ठीक है, तो एक दिए हुए समय में उसने उस काम को कितना निष्पादित किया है, क्या क्या काम हुआ है उसमें, उसकी जानकारी देना, उसको हम कहते हैं प्रतिवेदन या फिर रिपोर्टिंग। ठीक है, तो इसका आप लिख लीजिएगा। प्रतिवेदन का उद्देश्य, प्रतिवेदन का उद्देश्य अधिकारियों और उपयोक्ता, यानी कि यूजर जिसको बोलते हैं, उपयोक्ता, यूजर लिख लीजिएगा, को किसी विशेष अवधि के अंदर निष्पादित का मतलब किया हुआ काम, निष्पादित कार्य, उपलब्धियां या अनुपलब्धियों की सूचना प्रदान करना है। ठीक है, की सूचना प्रदान करना। अब देखिए क्या हुआ, इसका अर्थ परिभाषा से ही स्पष्ट है कि या तो आप जिनके अंडर में काम कर रहे हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं या फिर उपयोक्ता हैं, उसको आप क्या करेंगे, एक दिए हुए विशेष समय में किए हुए काम का कि क्या काम हुआ, क्या उपलब्धि है, क्या अनुपलब्धि है, उसकी सूचना प्रदान करना। सरकारी विभागों में या किसी भी विभाग में ना हर साल एक अप्रेजल रिपोर्ट जो है वो लोग भर के देते हैं कि हमने एक साल में क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। उसी तरह से लाइब्रेरी में भी प्रतिवेदन का कार्य होता है। ठीक है, प्रतिवेदन का कार्य होता है। प्रतिवेदन के कार्य से क्या होता है, किसी अवधि के में कार्य मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। अगर आपने प्रतिवेदन सबमिट किया कि आपके द्वारा क्या काम किया गया है, तो क्या होता है कि जो वर्क इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है काम का, वो आसान हो जाता है करना। और प्रतिवेदन को ना हम लोग निर्देशन का उत्तर भी बोल सकते हैं, निर्देशन का उत्तर भी बोल सकते हैं। निर्देशन का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप जूनियर लाइब्रेरियन हैं और कोई सीनियर लाइब्रेरियन, तो किसी सीनियर लाइब्रेरियन ने आपको कोई काम क्या किया, निर्देशित किया, निर्देशन दिया आपको ये काम करने का, तो आप जो वो काम करके वापस दोगे वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग कहलाएगा, क्योंकि आप उसका उत्तर दे रहे हो उनको। तो निर्देशन, मान लीजिए कि कोई ए किसी काम को, ए जो है वो निर्देशन दे रहा है बी को किसी काम के लिए, तो बी जो उसको उस काम को करके उसके बारे में जो भी जानकारी देगा उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, विशेष प्रतिवेदन और प्रशासनिक प्रतिवेदन। ठीक है, प्रतिवेदन के प्रकार, प्रतिवेदन के प्रकार, पहला है विशेष प्रतिवेदन। इसका पहले हम लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, फिर हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। विशेष प्रतिवेदन का उद्देश्य नियंत्रण होता है, यानी कंट्रोल करना, नियंत्रण होता है।
विशेष प्रतिवेदन और विश्लेषण का यानी एनालिसिस और विश्लेषण का सहारा विशेष समस्या के क्षेत्र में लिया जाता है। विशेष समस्या के क्षेत्र में लिया जाता है। देखिए क्या हुआ, विशेष प्रतिवेदन का उद्देश्य नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। विशेष प्रतिवेदन यानी कि जो रिपोर्टिंग है और विश्लेषण एनालिसिस का सहारा जब कोई विशेष तरह की समस्या आती है उस टाइम में विशेष प्रतिवेदन की मांग की जाती है। ये इससे क्या होता है, इसका सहारा लेके क्या होता है कि संस्था के में सुधार होता है, कि संस्था का कार्य मूल्यांकन वगैरह करके उसमें जो भी सुधार की आवश्यकता है वो होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं विशेष प्रतिवेदन। ठीक है, विशेष प्रतिवेदन के बाद हम आते हैं प्रशासनिक प्रतिवेदन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। ये तो हमेशा ही मतलब नॉर्मल प्रतिवेदन है। प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रशासनिक प्रतिवेदन का जो है, प्रशासकीय प्रतिवेदन एक निश्चित प्रक्रिया है। प्रशासकीय प्रतिवेदन, प्रशासकीय प्रतिवेदन एक निश्चित, प्रशासकीय प्रतिवेदन एक निश्चित प्रक्रिया यानी कि एक निश्चित अवधि पे ये हमेशा दोहराई जाती है, तो एक निश्चित प्रक्रिया है। प्रशासनिक प्रतिवेदन एक निश्चित प्रक्रिया है जो संबंधित विभाग से, जो मतलब कि जो भी उस विभाग संबंधित है, चाहे पुस्तकालय हो या कोई भी ऑफिस हो, तो वहाँ पे हमेशा किया जाता है प्रशासनिक प्रतिवेदन। ठीक है, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बना के जमा की जाती है। वार्षिक हो सकता है, अर्धवार्षिक हो सकता है, छमाही हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने प्रशासनिक काम जो था और लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो थी इसके बारे में पढ़ा है। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको दुविधा हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी सेकेंड क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, साथ में MCQ वगैरह का देख रही हूँ कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि साथ में MCQ करवाते जाइए, तो MCQ नहीं करवाने का मेरा एक ये रीज़न है कि MCQ वगैरह जो है ना वो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, उसमें भी उपलब्ध है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप किताब देख के नहीं समझ पाओगे, उसके लिए समझाने की ज़रूरत होगी। और अगर अचानक से एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है तो कम से कम आप बेसिक तौर पे खुद को मजबूत पाओ। अगर आप ये पढ़े रहोगे तो MCQ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत डेटा ईस्वी वगैरह बस याद करना होगा, नहीं तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, तो जैसे MCQ वगैरह तो आप एक, अगर ये आपका क्लियर है तो आप एक दिन बैठ के 400-500 क्वेश्चंस आराम से धड़ल्ले लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेली पहले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होता है, फिर उस पर चिंतन करना होता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, तो एक ये लंबी प्रक्रिया है। तो ये ख़त्म करने के बाद हम लोग MCQ की तरफ भी बढ़ेंगे। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ मैं आपको डेटा वगैरह भी दूंगी ईस्वी वगैरह से रिलेटेड या फिर किसी व्यक्ति से रिलेटेड कि उसका क्या क्या काम है। पढ़ाते वक्त तो वो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बता दिए, लेकिन वो एक निश्चित जगह पे मैं आपको कि एक साथ आपके पास हो, रिवीजन के टाइम में आपको काम दे, वो सारी चीज़ें मैं करवाऊँगी। ठीक है, पढ़ते रहिएगा आप लोग, रिवाइज़ करते रहिएगा साथ साथ में। अगर ये पढ़ रहे हैं तो पिछला भी, मान लीजिए कि अगर आप 22वां क्लास आज कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि हाँ ठीक है आज 22 नंबर क्लास भी हमने पढ़ा और जो पहले दिन पढ़ाया था उसको भी रिवाइज़ कर लिया साथ में। रिवाइज़ बहुत ज़रूरी होता है। आपको लगेगा उस टाइम में पढ़ने पे कि हाँ हाँ हमें आ गया है, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे उतना ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा। तो रिवाइज़ भी करते रहिएगा साथ साथ। धन्यवाद।